गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th साइंस विषय का एक अध्याय करवाएंगे जिसका नाम है जैव प्रक्रम, जो साइंस विषय के बायोलॉजी भाग में उपस्थित है। तो क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस के अंदर हम 3 सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी का पहला अध्याय है। पहले अध्याय का क्या नाम है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। इस अध्याय में हम जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें। अब इसमें टॉपिक हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से कवर करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। पाचन पढ़ना है, फिर श्वसन पढ़ना है, परिसंचरण पढ़ना है, फिर उत्सर्जन पढ़ना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम आपको बताते हैं पोषण किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो पोषण क्या होता है? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अब यहाँ पर जीवों द्वारा भोजन, जीव जो है वो भोजन जो ग्रहण करते हैं उससे जो उनको पोषण मिलता है, पोषण मतलब जो पोषक तत्व मिलते हैं। जैसे भोजन ग्रहण किया जीवों ने और उसमें कुछ पोषक तत्व मिलते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो क्या हुआ? जीवों द्वारा भोजन या पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। फिर देखिए संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब संतुलित होना चाहिए। जैसे कि भोजन में सभी पोषक तत्व की उचित मात्रा उपस्थित होना संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कोई भी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन में एक संतुलित आहार होना चाहिए, या कह सकते हैं सभी पोषक तत्व होने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं वो कैसा आहार है? संतुलित आहार है। ऐसा नहीं हमको भरपेट केवल खाना मिल जाए और खाना मिलने से ही वो संतुलित आहार नहीं कहलाता है, क्योंकि हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। फिर देखिए पोषण के प्रकार के विषय में बताते हैं। पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण, जिसे हम कहते हैं स्वपोषण। ये क्या होते हैं? ये स्वयं आश्रित होते हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जीव दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, मतलब जो स्वपोषी होते हैं वो दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। फिर इसके बाद विषम पोषण या विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं? तो वे जीव जो दूसरे जीवों तथा पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम विषम पोषण कहते हैं। दूसरे जीवों का मतलब है जो खुद से भोजन ना बनाए, वो क्या कहलाते हैं? विषम पोषण या विषम पोषी। फिर आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपको बताते हैं कि विषम पोषी जंतु निम्न प्रकार के होते हैं। विषम पोषी जो जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? निम्न प्रकार के होते हैं। पहला होता है शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो मांस मछली ना खाए। जो जंतु पौधे के फल, फूल या पत्तियां आदि खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जैसे खरगोश होता है, बकरी होती है, गाय होती है। ये सब ऐसे जानवर होते हैं जो पेड़ पौधों की पत्तियां, फल इत्यादि चीजें खाते हैं, बट किसी भी जीव जंतु का मांस नहीं खाते हैं। फिर बात करते हैं मांसाहारी। मांसाहारी क्या होते हैं? जो मांस खाएं। वे जीव जो मांस खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपका शेर, बाघ आदि, ये सब दूसरे का मांस खाते हैं। फिर होता है सर्वाहारी। वे जीव जो मांस, फल, सब्जियां आदि खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे कि मनुष्य जो है वो एक सर्वाहारी प्राणी है। बिल्ली भी कैसी है? सर्वाहारी है। कुत्ता भी कैसा है? सर्वाहारी है, सब कुछ खा लेता है आदि। फिर परपोषी पोषण के प्रकार। परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? वे जंतु जो दूसरे जीवित जीवों के शरीर पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिससे पोषक को हानि नहीं होती है। मतलब क्या होता है? परजीवी पोषण वे होते हैं जो मतलब दूसरे जीवित जीवों के शरीर पर रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जिससे पोषक को हानि नहीं होती है। पोषक को हानि भी नहीं होगी। जैसे जोंक जो है, जूं, अमरवेल, ये सब ऐसे परजीवी हैं जो दूसरे के शरीर पर रहकर क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। फिर देखिए मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पोषण क्या होते हैं? वे जीव जो मरे सड़े गले पदार्थों से भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मृतोपजीवी। मृतो का मतलब होता है मरे चीजों को खाना। जैसे जो मरे हों, सड़े गले पदार्थ, उनसे जो भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतोपजीवी पोषण। फिर कवक जैसे होता है इसमें, और जीवाणु होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है? प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या होते हैं? वे जीव जो तरल तथा ठोस दोनों प्रकार का पोषण प्राप्त करते हैं और शरीर के अंदर
अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा मल विसर्जन आदि क्रियाएं संपन्न होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे इसमें मनुष्य आता है, अमीबा और आदि। फिर इसके बाद पौधों में पोषण। पौधों में पोषण की क्रिया जो होती है वो कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, अगर प्रकाश संश्लेषण के विषय में बताना चाहें तो प्रकाश संश्लेषण बहुत ही इजी टॉपिक है। देखिए क्या लिखा, हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O एवं क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन O2 गैस मुक्त करते हैं। मतलब ये क्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्रिया में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो निचली सतह से जड़ों के माध्यम से पानी प्राप्त करते हैं और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और फिर इसके बाद क्या होता है? सूर्य के प्रकाश से या सूर्य से प्रकाश लेते हैं, फिर ये क्रिया करके O2 मुक्त करते हैं जो हम लोग को प्राप्त होती है। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण का स्थान। प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के पत्ती वाले भाग में होती है। जो पत्ती का भाग होता है वहां पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फिर प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले अवयव। अवयव कौन कौन से भाग लेने वाले? सूर्य का प्रकाश जिसे हम सनलाइट, क्लोरोफिल जिसे पर्णहरी बोलते हैं, फिर इसके बाद जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अगर सिंपल बताना चाहे थोड़ा एक पत्ती के माध्यम से, तो हम बता सकते हैं सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक पत्ती बनाएंगे और पत्ती में ही फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो जो पत्ती का बीच वाला भाग होता है इसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। और जो वातावरण है, वातावरण से इसको क्या प्राप्त होती है? वातावरण से इसको प्राप्त होती है CO2। और ये वातावरण से पत्तियों से मुक्त क्या होता है? पत्तियों से मुक्त होता है पत्तियां O2 मुक्त करती हैं। और यहाँ पर निचली सतह से इसको पानी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? पानी प्राप्त होता है। यहाँ मानिए सन है और सन से इसे क्या प्राप्त होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या प्राप्त होगा? सूर्य का प्रकाश। फिर देखिए आगे क्रियाविधि में, ये देखिए फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। क्रियाविधि में ये आपका सन है जिसे हम क्या बोल सकते हैं? सूर्य। फिर इससे क्या देखिए, जो प्रकाश निकलता है ये पत्ती पर पड़ रहा और पत्ती को जल इसके निचली सतह से मिल रहा है और CO2 वातावरण से मिल रही है और वातावरण को ये क्या दे रहा है? ऑक्सीजन दे रही है। फिर सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित, मतलब ये जो सूर्य की ऊर्जा है ये किसमें कन्वर्ट होती है? रासायनिक ऊर्जा में। जैसे H2O का अपघटन होकर O2 बाहर निकलती है। फिर इसके बाद आगे देखिए, मतलब H2O का अपघटन होता है और O2 बाहर निकलती है। फिर इसके बाद 6CO2 हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और जल होगा, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल प्राप्त होता है। तो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? जल। कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो हम लोग को प्राप्त होती है और जल प्राप्त होता है। फिर देखिए इसके बाद बताते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिका से बने होते हैं, अर्थात कह सकते हैं अमीबा एक कोशिकीय होता है। अमीबा कैसा होता है? एक कोशिकीय होता है। अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है। अमीबा में जो पोषण पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? प्राणी संपोषण पाया जाता है। प्राणी संपोषण में आपको बताया था क्या क्या होता है शरीर के अंदर? अंतर्ग्रहण होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, स्वांगीकरण होता है तथा मल विसर्जन होता है, और भी क्रियाएं होती है। तो देखिए सबसे पहले अंतर्ग्रहण की क्रिया के माध्यम से अगर बताना चाहें तो सर्वप्रथम हम अमीबा का एक फिगर बना लेते हैं और अमीबा का केंद्रक ये है और ये इसके बाहर कूटपाद पाए जाते हैं जिनके माध्यम से ये क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर देखिए अगर हम क्या करें, इस आफ्टर देन सम टाइम अमीबा भोजन को ग्रहण करता है। फिर क्या होता है? अमीबा के बाहर देखिए क्या है? बाहरी जो सतह है ये, इसी के माध्यम से क्या करता है? ये पोषण ग्रहण करता है। तो देखिए केंद्रक जो है वो आगे की ओर बढ़ गया है, या केंद्रक थोड़ा अंदर की ओर आ गया है। फिर यहाँ से ये खाद्य पदार्थ लेने के बाद या खाद्य रिक्तिकाएं तैयार हो जाती हैं और अस्थायी आमाशय। फिर इसके बाद क्या होता है आगे की क्रिया में?
क्या होता है फिर पाचन। पाचन क्या होता है, अमीबा भोजन को विभिन्न एंजाइमों की मदद से पचाता है। फिर अवशोषण, शरीर के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थों का पाचन अवशोषण कहलाता है। फिर देखिए अवशोषण बता दिया। अवशोषण क्या होता है, शरीर के अंदर पहुंचे खाद्य पदार्थों का पाचन अवशोषण कहलाता है। जो खाद्य पदार्थ इसके अंदर उपस्थित मतलब पहुंच जाते हैं, कोशिका में खाना फैल फिर जाता है पूरी कोशिका के अंदर। फिर स्वांगीकरण क्या होता है, अमीबा वृद्धि करता है, जनन की क्रिया अमीबा यहीं पर करता है। फिर बहिक्षेपण क्या होता है, अमीबा फटेगा और जितने बेकार पदार्थ होंगे उन्हें बाहर निकाल देगा। फिर अमीबा फटने के बाद क्या होता है, जितने उसमें खराब पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकाल देता है। फिर मानव पाचन तंत्र के बारे में आप आपको बताते हैं। पाचन क्या होता है, डाइजेस्टिव मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जटिल खाद्य पदार्थों से सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। मतलब कोई जटिल पदार्थ है, वो जटिल पदार्थ किसमें, जटिल खाद्य पदार्थ या जटिल पदार्थ बोल सकते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, सरल पदार्थ में, सरल पदार्थ में या सरल खाद्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन। पाचन का मतलब जानते हो, हम लोग जो भोजन खाते हैं वो जटिल होता है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सरल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, पाचन। फिर इसके बाद अब मेन पार्ट है इसका कि पाचन कैसे होता है, सर्वप्रथम भोजन कहाँ जाता है। देखिए, ये एक फिगर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले देखिए हमारा मुख होता है, जहां पर हम क्या करते हैं, भोजन को सर्वप्रथम लेते हैं। फिर मुख से हमारे मुख के अंदर कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां जो हैं, लार ग्रंथियां जो हैं वो भोजन को लसलसा बनाकर फिर ग्रसनी से होते हुए आमाशय तक पहुंचाती हैं। फिर इसके बाद लगातार भोजन आगे की ओर चलता रहता है। तो आपको सबसे पहले मुख के बारे में बताते हुए, मुख गुहा में भोजन को दांतों द्वारा चबाकर लार मिलाई जाती है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह मंड पर क्रिया करके उसे शर्करा में बदल देता है, अर्थात कह सकते हैं मंड का पाचन भी कर देता है टाइलिन एंजाइम। फिर लिखा है कि भोजन लेईसा होकर ग्रसनी से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। फिर इसके बाद लेईसा मतलब उसको मिलाने के बाद फिर ग्रसनी से होते हुए भोजन कहाँ पहुंच जाता है, आमाशय में। आमाशय ये पार्ट है। फिर इसके बाद आमाशय में पाचन। आमाशय में पाचन कैसे होता है, आमाशय में लगातार क्रमाकुंचन के कारण भोजन पिसता है, साथ ही जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl, पेप्सिन व श्लेष्मा नामक प्रो एंजाइम होते हैं। मतलब क्या होता है, आमाशय के अंदर एक क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, जिसकी क्रिया से भोजन जो होता है वो एक प्रकार से पिसता है और फिर उसमें कुछ ग्रंथियां होती हैं जैसे जठर ग्रंथियां, उसमें कुछ रस स्रावित होते हैं जैसे जठर रस, और जठर रस में HCl, पेप्सिन व श्लेष्मा नामक प्रो एंजाइम भी पाए जाते हैं। फिर इसके बाद पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। मतलब पेप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे शरीर के अंदर जो हम पोषण ग्रहण करते हैं, जिनसे प्रोटीन जो प्राप्त होती है, उसके पाचन में सहायक होता है जब अम्लीय वातावरण मिलता है। और एक चीज और है, जब उसको अम्लीय वातावरण मिलेगा तभी इस एंजाइम को पाचन करने में प्रोटीन को पाचन करने में सहायता निभाता है। फिर इसके बाद ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी में अधपचे भोजन में पहले पित्त रस बाद में अग्न्याशयिक रस मिलता है। पित्त रस क्षारीय होता है, यह भोजन की अम्लीयता को दूर करता है। कौन, पित्तरस। देखिए पित्तरस क्या लिखा, ग्रहणी में अधपचे भोजन। अब ग्रहणी में पहुंच जाएगा भोजन, अधपचा होता है, फिर पहले पित्तरस, उसमें पित्तरस, बाद में अग्न्याशयी रस मिलता है, पहले पित्तरस मिलेगा फिर अग्न्याशयी रस मिलेगा। फिर इसके बाद पित्तरस क्षारीय होता है। जो पित्तरस होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। यह भोजन की अम्लीयता को क्या करता है, दूर करता है। फिर इसके बाद देखिए और भी चीजें हैं। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं, क्षुद्रांत्र, इसी में है। क्षुद्रांत्र में पाचन कैसे होता है, क्षुद्रांत्र में आंत ग्रंथियों में आंत रस स्रावित होता है। इनमें कई एंजाइम होते हैं जैसे इरेप्सिन नामक एंजाइम इसमें पाया जाता है। फिर मलाशय में भोजन पहुंचता है। मलाशय में क्या होता है, शरीर से अपच पदार्थ या मल को बाहर निकालने की क्रिया को मलाशय कहते हैं। मलाशय से भोजन क्या होता है, जो अपच भोजन बचता है वो बाहर की ओर निकलता है। देखिए फिगर को थोड़ा और बताते हैं। फिर देखिए फिगर में क्या क्या दिया है,
सबसे पहले भोजन कहाँ गया? आमाशय। आमाशय में लार के माध्यम से भोजन को लसलसा बना लिया गया, लेई जैसा, फिर ग्रसनी के माध्यम से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन पहुंचने के बाद फिर कहाँ पहुंचता है? ग्रहणी में। ग्रहणी के बाद फिर इसके बाद क्या होता है? भोजन आगे की ओर जाता है, जैसा कि मैंने बताया क्षुद्रांत्र में पहुंचता है। फिर क्षुद्रांत्र में पहुंचने के बाद फिर उसमें अपच पदार्थ या जो बेकार के पदार्थ होते हैं, या वो क्या होते हैं? शरीर से बाहर की ओर निकलते हैं। फिर अगला टॉपिक आपको नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में